हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के सीसैट पेपर के 2013 के पेपर के अंतर्गत आने वाले अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल को, और इसके बाद हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के सवालों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पिछले लगभग 10 से 12 लेक्चर में 2014 से लेकर के 2023 तक के कंप्लीट पेपर कराए हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल डिसीजन मेकिंग वाले सवालों को। इसी कड़ी में आज हमारा 2013 का पेपर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो वहाँ से जाके आप बैक वाले पेपर ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस, आप सबको पता है आपका टल गया है, जो कि अब जुलाई में प्रस्तावित है, और उसके लिए सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें अब जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपने सारे PYQs ही लगा लिए हैं तो वहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरे शुरुआत के वीडियोस नहीं देखे 2023 से, आप बैक में देखिएगा तो उसमें मैंने शुरुआत में आपको लगभग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है, उसके थ्योरेटिकल पार्ट क्या होगा, वो सब करा रखा है। इसीलिए वो सब बताना ज़रूरी था। आप लोग ज़रूर चैनल पे जाके चेकआउट करें। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी हैं तो ये सब मतलब मुझे बताने की और इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही समझ लेंगे। जो इनकोडिंग होता है वो इसका प्रथम चरण होता है, ठीक है। कूट या संकेतन जिसको कहते हैं, मैसेज प्रथम चरण नहीं होता है। डिकोडिंग तो उसके बाद आता है, रिसीविंग उसके भी बाद आता है, ठीक है। तो इसमें प्रथम चरण आपका इनकोडिंग होगा। ये मैंने बाकायदे आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिलवाया है और सब बता रखा है कि इसके बाद क्या होता है संप्रेषण में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। एक्सेस यानी कि पहुंच, प्रियोरिटी ऑफ टॉपिक्स, और इंटरप्शंस जिसको कि बाधाएं कहते हैं, मीनिंग ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार का अर्थ। तो ये एक बेमेल पद है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मीनिंग ऑफ द बिहेवियर। क्योंकि कोई भी जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन में जो पहुंच होता है, उसका एक्सेस होती है, वो इम्पॉर्टेंट है, होती है प्रियोरिटी ऑफ टॉपिक। आप अपने संप्रेषण में किन विषयों को प्राथमिकता देते हैं, किन पर बातचीत करना चाहते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती है, ये भी कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट होता है। लेकिन मीनिंग ऑफ द बिहेवियर जो है, व्यवहार का अर्थ, उसमें वक्ता और श्रोता का व्यवहार क्या है, वो इसमें शामिल नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये सब मतलब अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो ये सब मतलब आपको ऐसे ही इन सब के आंसर पता चल जाएंगे। इसकी व्याख्या में भी कुछ भी नया नहीं है, वही सब बातें लिखी गई हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो क्या शर्मीलापन, जो साइनेस है, वो करता है। इमोशनल मैच्योरिटी, ये तो नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी तो आपकी अंतर्वैयक्तिक संबंधों को और अच्छा बनाएगी। जो असर्टिवनेस है, आपकी दृढ़ता परकता, ये भी अच्छा बनाएगी। और जो इम्पैथी है वो भी अच्छा बनाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर साइनेस है, शर्मीलापन है, आप बहुत शर्माते हैं, तो आप किसी के साथ भी अपनी बातचीत को अच्छे से स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यही कहीं ना कहीं से एक प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह क्या है। तो अब मैंने आपको जो वीडियोस कराए हैं पहले वाले, वही देखिएगा आप, उसके बाद ये वाले वीडियोस देखें, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने आपको ये सब करा रखा है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, और डाउनवर्ड क्या होता है। तो जो प्रकारों एवं स्तरों से परे होता है, यानी कि आपके जो फंक्शन एंड लेवल से ऑर्गेनाइजेशन में जो परे होता है, वो होता है आपका डायगोनल। जो विकर्ण संप्रेषण होता है डायगोनल वाला, वो इससे परे होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं कि विकर्ण संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच संप्रेषण कहा जाता है। यह अवधारणा नवीन प्रकार के संगठनात्मक ढांचों जैसे कि मैट्रिक्स एवं परियोजना आधारित संगठनों में प्रयुक्त की जाने लगी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है कि द बैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न, संतुलित विभाजन प्रतिमान। इसमें आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ा करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब याद रहता है, हिंदी वाला याद नहीं होता, ज़्यादा टफ पड़ता है। और अगला है द क्वालिटी पैटर्न, द अनबैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न, और लास्ट है
द मोनोपोली पैटर्न। तो इसमें जो आपका है द बैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न, संतुलित विभाजन प्रतिमान, ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से संतुलित विभाजन प्रतिमान में समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों में प्राधिकार भी होता है। विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। तो यह सबको पता है, जो आपका जो चेन नेटवर्क होता है, श्रृंखला वाला होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे टाइप का होता है। तो इसमें ये वाला इससे बात करेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे नहीं कर पाएगा। मतलब अपने निकटतम से ही जो संप्रेषण कर सकता है उसी को आप याद रखेंगे, उसी को चेन नेटवर्क कहा जाता है या फिर श्रृंखला संजाल। यहाँ पे आप वृत्त जो सर्कल नेटवर्क होता है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, तो ये भी तो पड़ोस वाले से बात करेगा, इधर वाले से नहीं। लेकिन यहाँ पे ये इधर वाले से कर सकता, कैसे? क्योंकि ये तो आमने सामने भी बोल सकता है ना, इसलिए इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो चेन नेटवर्क है, इसमें जो व्यक्ति है वही अपने निकटतम से ही केवल बात कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। ये रटने वाली चीज़ें आप रट लेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक है। यानी कि जब आपके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाता है तो आप जो प्रतिक्रिया देते हैं उसको मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा नहीं कहते हैं, सतर्कता भी नहीं कहते और दृढ़ता भी नहीं कहते, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रतिघात होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग रट लिया करिए, ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने जो क्वेश्चन रटने नहीं होते वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो क्वेश्चन रटने वाले होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रटना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इनफॉर्मेलिटी या अनौपचारिकता, ठीक है। जो आपका जो जूनियर सीनियर होते हैं लोग, ठीक है, किसी भी संगठन में, उसमें वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का जो प्रकटन होता है वो अनौपचारिकता होती है। याद रखना, वो औपचारिकता नहीं होती है, वो अनौपचारिकता होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो चीज़ें उधार लेना नहीं, ये इससे तो मित्रता समाप्त हो सकती है। अगला है स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। ये देखने से ही लग रहा है कि एकदम सही जवाब है। अगर आप किसी की आवश्यकता पड़ने पर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे मित्रता आपकी अच्छी बनेगी। अगला है शक्ति अभिप्रेरणा, नीड ऑफ पावर नहीं, पावर से मित्रता नहीं बनती है। पावर से मतलब मित्रता बनती भी तो कहीं ना कहीं एक डर या लालच में हो वो मित्रता चलती है, ठीक है। वो मतलब एक प्योर और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता है। बीइंग हैप्पी इन ए पार्टी, पार्टी में प्रसन्न रहना नहीं, पार्टी में प्रसन्न दिखना और अंदर से प्रसन्न होना दो अलग अलग चीज़ें होती, ठीक है। तो इसलिए आपकी मित्रता इन सब पे निर्भर ना होकर के वॉलंटियरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नीड ये ज़रूरी होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब हम डिसीजन मेकिंग वाले सवालों पे आ गए हैं, और हमारे यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन ये 2013 में केवल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम बैक में जा रहे हैं तो इनके सवाल कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप 2023 से उसके पेपर में जाएंगे तो कम से कम 30 से 35 सवाल पूछे जा रहे हैं। 2020 से लेकर के 30 तक के अगर आप देखेंगे, वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो आप देखेंगे लगभग 25-30 सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी तो 30 के ऊपर भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप पिछले सभी 10-12 सालों के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप जो भी 24 में एग्जाम देने वाले उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 30 आए, 35 आए, 40 आए, आप सभी को करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो ये एकदम सही बात है कि ये कथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसकी व्याख्या देखते हैं कि कारण कथन की लोग तथा उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति की समस्या अपने आप में विलक्षण है। अगला है सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को, जो अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसको बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला 11वां क्वेश्चन है कि प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका
पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है, गुणारोपित की जाती है, वो किस पर की जाती है? तो वो की जाती है नॉइज या कोलाहल पे। ठीक है, तो वो की जाती है नॉइज या कोलाहल पे। ओके, प्राप्त किए गए संदेश सूचना में कोलाहल शोर के कारण विचलनशीलता या गुणारोपित और की जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी संदेश प्राप्त कर रहे हैं, कोई भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें जो नॉइज होती है वो कहीं ना कहीं विचलन उत्पन्न करती है। इतना आप याद रखें, विचलन का मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। यही बात इसमें कही गई, लेकिन आप थोड़ा सा अगर भाषा में फंसेंगे तो फंस सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझा करिए, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, संचार के प्रकार लिखे गए हैं और उनके वेरिएबल्स लिखे गए हैं चर, और आपको इसमें मिलान करना है। ओके, तो इसमें हमें मिलान कर रहा है। वर्बल को क्या हो जाए, वर्बल या शाब्दिक क्या होता है, कहीं ना कहीं वो भाषा से संबंधित है, तो ये लैंग्वेज फ्लुएंसी से रिलेटेड हो जाएगा, भाषा प्रवाहिता। ठीक है, रिटन लिखित वाला जो है वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड होता है। इन सब चीज़ों को ना ये आप लोग एक सारणी बना लिया करिए कि शाब्दिक क्या होता है, भाषा प्रवाहिता होती है। रिटन क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड होती है। जो सिंबल्स हो आपके होते हैं वो आपके जो हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आप सब ने छोटे पे किताबें पढ़ी होंगी कि मंदिर के कुछ सिंबल होते हैं, गिरजाघर, मस्जिद और मतलब रेड लाइट वगैरह एरिया के। ठीक है, इन सब का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। जो आपके फिजिकल जेस्चर्स हैं, दैहिक हाव भाव हैं, वो आपके इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं, उसके अंतर्निहित अर्थ होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इन सब की एक सारणी बना लेंगे, हालांकि बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों जैसे कि वह सुरक्षित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं, या गोचर क्या कहलाता है? तो ये कहीं ना कहीं फ्रेमिंग या गढ़ने के रूप में कहलाता है। फ्रेमिंग याद रखेंगे आप, कहलाता है क्या, हमारे जो निर्णय होते हैं वो परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं, इसको कि हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ व्याख्या में भी लिखी गई है, ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग वाले सवाल हैं, तो इन्होंने पूरी कहानी दे रखी है। तो खैर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि XYZ कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री वसु ने 5 व्यक्तियों अशित, वरुण, चंद्रा, डैनी और इशिता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा। उन्हें उत्तर क्या मिला? जो अशित है वो कहता है कि हम में से किसी की रुचि नहीं है, वरुण कहता है कि हम में से एक की रुचि है, चंद्रा कहती है कि हम में से 2 की रुचि है, डैनी कहता है कि हम में से 3 की रुचि है, और इशिता कहती है कि हम में से 4 की रुचि है। अपने अनुभव के आधार पर श्री वसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है केवल वही सत्य बोलते हैं और अन्य झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में कितनों की रुचि है? तो ये कहीं ना कहीं रीजनिंग का सवाल वैसा वाला हो गया है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड हो गया है। तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 है। यानी कि नई परियोजना में कितनों की रुचि है? तो केवल और केवल 1 की रुचि है। अब आप कहेंगे कि उसने तो बोला कि हम में से 4 की रुचि है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि लास्ट में इन्होंने क्या कहा कि केवल वही सत्य बोलते हैं और अन्य झूठ बोलते हैं। कौन सत्य बोलते हैं? जिनकी रुचि है। तो यानी कि जिनकी रुचि है, तो ऊपर वाले ने कहा कि हम में से किसी की रुचि नहीं, फिर कहा 1 की रुचि, उसने कहा 2 की, 3 की, 4 की, लेकिन वो बाकियों के बारे में कह रहा है, अपने बारे में नहीं कह रहा है। तो यानी कि केवल और केवल 1 है जो कह रहा है कि 1 की रुचि, वही सही है, बाकी सभी के सभी असत्य हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे। और अगला सवाल तो 15 नंबर बहुत ही बड़ा सवाल है। देखते हैं क्या डिसीजन मेकिंग दिया गया कि आपने अपनी कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 4 सिविल कार्य विभाग से अनुरोध किया है। इन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। आपके द्वारा दायर किए गए RTI आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया है कि मरम्मत की गई है और इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने अधिशासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया, किंतु वह किसी न किसी बहाने आपसे मिलने से कतराता रहता है। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी और है इसमें, ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्यवाही नहीं की तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहे तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? ठीक है, तो इसमें जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर देखें कि कॉलोनी के लोगों को आप इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है वो सही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब
या तो एक्सट्रीम बात कही जाएगी या फिर आपके डर की बात करी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहीं ना कहीं एम्बिगियस कहलाती है, यानी कि संदिग्ध कहलाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि जब आपको उस किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बहुत कम जानकारी हो, वह बहुत अस्पष्ट हो, उसके लक्ष्यों के बारे में कुछ ना पता हो, उससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा आपको, ये सब कुछ ना मिला हो, तो वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के दायरे में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो सदस्य कार्यकुशल होते हैं, ये जो आपका ऑप्शन है मेंबर्स आर एफिशिएंट, ये जो है वह समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है, ये आप याद रखेंगे। अब आप कहेंगे समूह निर्णय ऐसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सभी के सभी मेंबर एफिशिएंट होंगे तो वो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से कोई निर्णय जल्दी से नहीं ले पाएंगे, ये आप याद रखेंगे। कॉमन मतलब चीज़ें हैं, व्यवहार में भी ये चीज़ें घटित होती रहती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है किस नाम से? किसी भी निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को हम जानते हैं हेउरिस्टिक्स, यानी कि स्वतः शोध के रूप में। ये एकदम रटने वाली चीज़ है, आप लोग रट लेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध के नाम से जाना जाता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं: उपलब्धता स्वतः शोध, प्रतिनिधिक स्वतः शोध और समायोजन या आश्रयण स्वतः शोध। ओवरऑल आप स्वतः शोध और इसका जो इंग्लिश वर्जन है हेउरिस्टिक्स जो है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार हिंदी वाला वर्जन बदल दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप रख लेंगे। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो जैसे पहले के जो पेपर आते थे उसमें आप देख रहे हैं कि केवल 18 क्वेश्चन दोनों के मिला के हैं, और अभी तो 25 सवाल अकेले के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग सारे इन सवालों को भी करते चले क्योंकि इन्हीं को घुमा फिरा करके आपसे सवाल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने 2023 से पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें आप लोग। और इसी के साथ हमारा सिर्फ एक पेपर और बचा है 2012 वाला, यानी कि 12 से 23, यानी कि हम लगभग 14 वर्षों के पेपर कंप्लीट कर लेंगे और हमारा कंप्लीट CSAT का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे 30 से 35 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, अब हम अपने चैनल पे आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको अब घटना चक्र की किताब कराएंगे, पूरी की पूरी चैप्टर वाइज। मतलब पहले आप हमको एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको चैप्टर वाइज हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि घटना चक्र जो है उसका कितना वेटेज रहता है यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के एग्ज़ाम में। तो आप लोग अगर यूपी पीसीएस आरओ ये सब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर उन चैप्टर्स को देखें, आपको 1-2 दिन में उसके वीडियोस मिलने लगेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको अभी साइंस कराने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वीडियो रहेगा, और बायोलॉजी में आपके 2 वीडियोज रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उसमें हम कंप्लीट साइंस देख लेंगे। साइंस जहाँ भी पूछी जाती है आपके, चाहे मतलब वनडे एग्जाम कोई भी हो, और यूपी पीसीएस में तो काफ़ी पूछी जाती है साइंस, आरओ में थोड़ा कम पूछी जाती है लेकिन पूछी जाती है। तो वो सब हम आपको कंप्लीट कराएंगे, और उससे बाहर आपको साइंस देखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाहर आप सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे, PYQs देख लेंगे, बस आपका साइंस का चैप्टर मतलब साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को अगर यूज़फुल लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।